Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic the stages of corporate strategy formulation implementation process. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उस केस में जो प्रोसेस फॉलो की जाती है उसमें हमें किन किन पर्टिकुलर स्टेजेस को फोकस करना होता है। तो कुल मिला के हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। किसी भी कंपनी के स्ट्रेटजी को क्राफ्ट और एग्जीक्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 स्टेज मॉडल को डिफाइन किया गया है और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ये जो 5 स्टेजेस हैं, दीज आर एज फॉलोज। स्टेज 1 इज डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन। स्टेज 2 इज setting objectives. Stage 3 is crafting a strategy to achieve the objectives and vision. Stage 4 is implementing and executing the strategy. Stage 5 is monitoring developments, evaluating performance and making corrective adjustments. ये हैं टोटल 5 स्टेजेस। और इसके बाद यह मैंने ब्रैकेट में एक शो कर रखा है, रिवाइज एज नीडेड इन लाइट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, चेंजिंग कंडीशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू आइडियाज़। यानी कि जब आप डिफरेंट स्टेजेस पर वर्कआउट कर रहे होते हैं और ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेज अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो चाहे वो कंडीशंस में चेंज हो रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई हो रही हो, नए आइडियाज़ जनरेट हो रहे हो, अगर कोई भी रिवाइज की रिक्वायरमेंट होती है देन यू विल गो थ्रू दैट रिवाइज। Whether you are in stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 और stage 5, अगर आपको कोई भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो उस स्टेज में उन चेंजेस को फोकस करते हुए उस स्टेज को आप रिवाइज करोगे और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे। तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स रहते हैं, 5 स्टेजेस रहती हैं जिसके बेसिस पर हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं और उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं। जिसमें पहला स्टेप रहता है, सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजिक विजन को डेवलप करना होता है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली सेट करना होता है, इसके बाद आपको उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस विजन को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर स्ट्रेटजी को क्राफ्ट करना होता है, डिज़ाइन करना होता है। फिर जो स्ट्रेटजी आपने डिज़ाइन की है उसे प्रॉपरली आपको इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, यानी कि एक्शन में लेकर आना है, यानी कि आपको अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपने रिजल्ट्स ऑब्टेन किए हैं यानी कि जो आपकी परफॉर्मेंस चल रही है उसको आपको मॉनिटर करना है, डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना है, अपनी परफॉर्मेंस को आपको इवैल्यूएट करना है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी करेक्टिव एक्शंस लिए जाने की ज़रूरत है, यानी कि जो रिजल्ट्स आपने चाहे थे वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं एज पर प्लान्ड, तो फिर आप क्या करोगे, करेक्टिव एडजस्टमेंट्स को फोकस करोगे। और इस तरह से ये प्रोसेस जो है आपकी कॉन्टिन्यूस वे में चलती ही रहती है। इसी वजह से इसको हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का नाम भी देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दीज स्टेप्स वन बाय वन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द वेरी फर्स्ट स्टेज एंड दिस इज द स्टेज नंबर 1 एंड स्टेज नंबर 1 इज डेवलप अ स्ट्रेटेजिक विजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इज देयर। सबसे पहले कंपनी को ये डिटरमाइन करना होता है कि कंपनी किस पर्टिकुलर डायरेक्शनल पाथ पर आगे बढ़ेगी। The company must determine what directional path the company should take, and also what changes in the company's product, market, customer, technology focus improve its current market position and its future prospect। यानी कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शनल पाथ पर कंपनी प्रोसीड करेगी। इसके साथ साथ कंपनी को ये भी देखना होता है कि इसको अपनी प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर और टेक्नोलॉजी में किस तरीके के चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिससे कि ये अपनी करंट मार्केट पोजीशन को प्रॉपरली इंप्रूव कर सके और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को प्रॉपरली जनरेट कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, विजन जो है वो टॉप मैनेजमेंट के व्यू और कंक्लूजन को डिफाइन करता है कंपनी की डायरेक्शन के रिलेशन में और उसकी प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी के रिलेशन में। कंपनी के विजन को डिसाइड करते समय मैनेजमेंट के व्यू और कंक्लूजन को कंसीडर किया जाता है और इसके साथ साथ कंपनी के प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी को भी प्रॉपरली फोकस किया जाता है और इसके बेसिस पर
कंपनी के स्ट्रेटजिक विजन को प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। A strategic vision delineates management's aspirations for the business and points an organization in a particular direction, charts a strategic path for it to follow in preparing for the future, and molds organizational identity। यानी कि अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजिक विजन की बात करता हूँ जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले स्टेज में डेवलप किया जाता है, ये क्या करता है? बिजनेस के रिगार्डिंग मैनेजमेंट के एस्पिरेशन को प्रॉपरली डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। जाने के लिए तो बहुत सारी डायरेक्शंस है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है ये डिसाइड किया जाता है स्ट्रेटजिक विजन के द्वारा। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजिक पाथ को प्रॉपरली चार्ट करता है, जिसको फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अपने प्रॉपर गोल्स को अचीव कर सके और ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी को भी प्रॉपरली मोल्ड करता है। यानी कि अगर मैं स्ट्रेटजिक विजन की बात करता हूं तो स्ट्रेटजिक विजन उस प्रॉपर डायरेक्शन को बताएगा जिस डायरेक्शन पर आगे बढ़ते हुए ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में सक्सेस को प्रॉपरली 100% वे में गेन कर सके। जो भी गोल्स डिसाइड किए गए हैं उसको ये प्रॉपरली अचीव कर सके, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को विजन के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। किसी भी कंपनी का विजन अगर प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है तो उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लगातार इंक्रीज होता चला जाता है और उस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू भी लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। इसी वजह से सबसे पहले अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट करना चाहते हो, इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर्ली एक स्ट्रेटजिक विजन को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एक बेस की तरह वर्कआउट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। Once you are clear with the vision, then you are moving to the next step, and this is the stage number 2. This is setting objectives. क्या रोल होता है ऑब्जेक्टिव्स का? क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव्स? The objectives provide the basis for its major decisions of the firm and also set the organizational performance to be realized at each level. यानी ऑब्जेक्टिव फर्म के मेजर डिसीजंस के रिगार्डिंग एक बेस को डिफाइन करते हैं। किन मेजर डिसीजंस के अराउंड फर्म अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाएगी उसका एक बेस डिसाइड किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर। और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लेवल्स हैं, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेवल है, फाइनेंशियल लेवल है, ह्यूमन रिसोर्स लेवल है, जो भी लेवल्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी लेवल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक पर्टिकुलर लेवल और डिपार्टमेंट के द्वारा जो परफॉर्मेंस रियलाइज की जानी चाहिए उसके रिगार्डिंग भी एक बेस डेवलप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और इसी वजह से विजन को डिफाइन करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली सेट करना होता है कि उस विजन के अराउंड आप किन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हो। द मैनेजरियल पर्पज ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इज टू कन्वर्ट द स्ट्रेटेजिक विजन इनटू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट, results and outcome the management wants to achieve, and then use these objectives as standards for evaluating performance। यानी कि अगर मैं मैनेजरियल पर्पस की बात करूंगा ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के रेफरेंस में, तो इसमें क्या करा जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्ट्रेटजिक विजन को डिसाइड किया गया है उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उन पर्टिकुलर रिजल्ट्स एंड आउटकम में कन्वर्ट किया जाता है जैसे कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है। और उसके बाद इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में एक स्टैंडर्ड के तौर पर भी यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अंडरस्टैंडेबल, चैलेंजिंग, हायरार्किकल, ऑब्टेनेबल एंड कॉन्ग्रुएंट अमंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स में जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव वे में डिफाइन होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स, मेजरेबल होने चाहिए प्रॉपर्ली, रियलिस्टिक सिचुएशन में होने चाहिए, हर किसी के समझ में आने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, प्रॉपर चैलेंजिंग नेचर होना चाहिए इनका, हायरार्की वाइज इनको डिसाइड किया जाना चाहिए, ये प्रॉपर्ली अचीवेबल होने चाहिए, ऑब्टेनेबल होने चाहिए, और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बीच में एक कॉन्ग्रुएंट को फोकस करना चाहिए इन ऑब्जेक्टिव्स को।
ये सारी प्रॉपर्टीज एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव में होनी चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं उनके रेफरेंस में एक प्रॉपर टाइम फ्रेम डिसाइडेड होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको अचीव करना है उस दिए हुए ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव्स को डिफरेंट टर्म्स में स्टेट किया जाता है। कौन कौन सी कॉमन टर्म्स हैं? कॉमन टर्म्स है जैसे कि यू वांट टू गेट अ ग्रोथ इन असेट्स, यू वांट टू गेट अ ग्रोथ इन सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, मार्केट शेयर में ग्रोथ चाहते हो। डाइवर्सिफिकेशन के डिग्री और नेचर के अराउंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है। अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है। ये सारे टर्म्स होते हैं जिनमें हम ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर वे में एस्टेब्लिश किया गया है तो इसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स को अर्न कर सकती है, क्योंकि ये एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सिनर्जी क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज को लेकर, इवैल्यूएशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटीज को एस्टेब्लिश करते हैं, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमम लेवल तक ले जाते हैं, एग्जर्शन को स्टिमुलेट करते हैं और रिसोर्सेज के एलोकेशन और जॉब के डिजाइनिंग दोनों में ही काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो एक तरीके से ये ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराते हैं। इसके साथ साथ कंपनी ऑब्जेक्टिव्स को जब डिसाइड किया जाता है तो इसको प्रॉपरली हर सेपरेट बिजनेस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस टारगेट्स में ब्रेक किया जाना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट लाइन में ब्रेक किया जाना जरूरी है। फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, इंडिविजुअल वर्क यूनिट, इनमें डिवाइड किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना आप डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के बेसिस पर, सेपरेट बिजनेस के बेसिस पर, प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर, इंडिविजुअल वर्क यूनिट के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड करते चले जाएंगे, उतना ही उसके रिगार्डिंग रिजल्ट्स को प्रॉपर वे में अचीव करना आसान होता चला जाएगा, इजी होता चला जाएगा। किसी भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको फुल पोटेंशियल तक तब तक हम अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एरियाज हैं वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं करें और प्रॉपरली कंट्रीब्यूट नहीं करें। जब इनका पार्टिसिपेशन एंश्योर हो जाता है, इनका कंट्रीब्यूशन एंश्योर हो जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्टेज नंबर 2 में डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टेप नंबर 3. The rest of the steps we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.